हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 17 अगस्त 2021 का। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और पहले हम वही क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे वन लाइनर वाले, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैंने इसमें अलग से क्वेश्चन जोड़े हैं और उनको देख लेते हैं कि वो किस प्रकार के हैं और आने लायक क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, तो वो की है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जिस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, लॉन्च किया है, तो उस हमारे मंत्रालय ने क्या है, जो हमारा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, कौन सा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने जो है हमारा उत्पादक एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण नाम का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जिस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक, कितने तक, 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM में सभी रिक्त पदों पर व्यक्ति को नामित करने का निर्देश किया है, वो क्या, हमारे दिल्ली उच्च न्यायालय ने, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट भी हमारा दिल्ली में ही है। आगे चलते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 जिलों में जितने धन वन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है, वो बनाई है हमारी 200, ठीक है, कितने, 200 वन धन उत्पादक कंपनियां ये हमारी स्थापित होंगी। और कितने राज्यों में ये होंगी, हमारे 27 राज्यों में। कितने में, 27 राज्यों में। और कितने वर्षों में, अगले 5 वर्षों में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, कौन सी योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी, तो वो सरकार हमारी उड़ीसा की सरकार, ठीक है, किस योजना के तहत, बीजू सरकार, यानी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को जितने लाख करोड़ रुपए की गतिशील पहल की घोषणा की है, वो है हमारी 100 लाख करोड़ रुपए। कितने, 100 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में जिस सरकार द्वारा, यानी जिस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के, कौन सी सदी के, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया, संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन वो किया गया हमारे कर्नाटक में हमारे संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और जिस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास, देखो अल मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास, ठीक है, ये ज़्यादातर आता हमारा सऊदी अरब के लिए। ठीक है, अल मोहम्मद अल हिंदी एक्सरसाइज नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है, तो वो किया है हमारे सऊदी अरब ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे और प्रश्न उत्तर आ गए हैं, देखो इनके बारे में जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखो कौन सा राज्य है
जो भारत की कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? वो कौन सा राज्य है हमारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रश्न तो है हमारा, भारत का कौन सा पहला अस्पताल जिसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है? वो हमारा एम्स हॉस्पिटल है। कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन को, देखो कौन है, साकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो हमारी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से। ठीक है, कहाँ के हैं, किस टीम से हैं वो? हमारी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से। कौन? साकिब अल हसन। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? देखो प्रदूषित देश की बात करें 2020 में तो हमारा एक ही देश था, वो ही बांग्लादेश। ठीक है, देखते ही आंसर लगाएंगे, कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो बी.डी. मिश्रा ने एक राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो दिया गया हमारा मिजोरम का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया? देखो मैंने पढ़ाया था 8वीं बार फहराया। कितनी बार? 8वीं बार। ठीक है, ये आगे चलते हैं। किस एयरलाइंस कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र करने की घोषणा की है? तो कौन सी है? देखो गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने जो है खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक है, तो वंदना कटारिया को जो है वो कहाँ की रहने वाली है? वंदना कटारिया हमारी रहने वाली हैं, ये जो वंदना कटारिया हैं हमारी, ये हमारी वंदना कटारिया जो हैं कहाँ की रहने वाली हैं? ये हमारी उत्तराखंड की। ठीक है, तो ये वंदना कटारिया हमारी उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उत्तराखंड सरकार ने जो है इनको क्या बना दिया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किस अभियान का? ये बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या बनाया? ब्रांड एम्बेसडर। और वंदना कटारिया कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड की। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया? देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है और आने लायक भी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड किया जा रहा है वो है हमारा टिकटॉक जो है हमारा विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जा रहा है। और फिलहाल भारत में तो क्या है? बैन है ये। ठीक है, और भी ऐप वगैरह जो कुछ बैन हो चुके हैं वो किसी न किसी VPN की सहायता से चल रहे हैं। हमारे जैसे PUBG वगैरह है, PUBG के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें PUBG के लिए एक VPN डाउनलोड करना पड़ता है जिसकी सहायता से वो चल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? देखो ये हैं 1380 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने? 1380। अब देखो थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे। आप इनको पहचानिए कौन है ये, उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ये हमारे देखो क्या है? HNLC संकट चेरिस्ट
फील्ड थोंगखियू की मृत्यु के बाद मेघालय में होने वाली उथल पुथल, होने लगी उथल पुथल। पढ़ते हैं इसके बारे में पूरा। मेघालय HNLC संकट। एक पुलिस ऑपरेशन के दौरान कानूनी हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन, कौन से देखो, हाइनीव नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC के एक पूर्व आतंकवादी चेरिस्टरफील्ड थोंगयू की मौत के बाद, किसकी, चेरिस्टरफील्ड थोंगयू क्या था, एक आतंकवादी, क्या था हमारा, आतंकवादी था, ठीक है। इसकी मौत के बाद शिलोंग में 15 अगस्त 2021 को आगाजनी, पथराव और बर्बरता की काफ़ी घटनाएं देखी गईं। 18 अगस्त 2021 तक इस पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब देखो मेघालय के गृह मंत्री लिखमैन रिबुई ने, देखो मेघालय के गृह मंत्री कौन है, ये हमारे लिखमैन रिम्बुई, ये हमारे मेघालय के गृह मंत्री हैं। इन्होंने 15 अगस्त 2021 को इस्तीफा दिया और 13 अगस्त को एक पुलिस अभियान के दौरान, ठीक है, कौन थे ये, गृह मंत्री लिखमैन रिम्बुई, और 13 अगस्त को एक पुलिस अभियान के दौरान HNLC की थोंगखियू की हत्या के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर करने के लिए न्यायिक जांच कराने के लिए सरकार से आग्रह किया। इस अशांति के बीच मेघालय सरकार ने 15 अगस्त 2021 को 6 बजे से 4 जिलों पूर्वी खासी हिल्स, देखो कौन कौन सी, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स और री-भोई जिले में 72 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है। 57 वर्षीय थोंगखियू, कितने वर्षीय, जो हमारे 57 वर्षीय थोंगखियू अलगाववादी हाइनी ट्रैप ने नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC के संस्थापक महासचिव थे। थोंगखियू ने वर्ष 1987 में उग्रवाद में प्रवेश किया था और मेघालय के पहले प्रमुख अलगाववादी उग्रवादी आदिवासी संगठन हाइनी ट्रैप आर्चिक लिबरेशन काउंसिल के सह संस्थापक थे। उन्होंने अक्टूबर 2018 में सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। थोंगखियू को 13 अगस्त 2021 को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान शिलोंग में उनके आवास पर मार गिराया गया था। मेघालय पुलिस ने आगे यह कहा है कि उनके पास पिछले 2 महीनों में IED विस्फोट में थोंगखियू की संलिप्तता के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। आगे चलते हैं। मेघालय के गृह मंत्री, जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित, कौन सी पार्टी है मेघालय में, हमारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी। मुख्यमंत्री संगमा, अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, मुकुल संगमा, ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, मुकुल संगमा की नेशनल पीपुल पार्टी, इनकी पार्टी कौन सी है, हमारी नेशनल पीपुल पार्टी के सहयोगी हैं। 15 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और थोंगखियू की हत्या की न्यायिक जांच करवाने की भी मांग की। 16 अगस्त 2021 को कैबिनेट ने थोंगखियू की मौत की न्यायिक जांच करवाने की घोषणा की है। राज्य में कानून व्यवस्था से निपटने के लिए मुख्यमंत्री संगमा की अध्यक्षता में एक सुरक्षा और कानून की व्यवस्था की उप समिति भी बनाई जाएगी। देखो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, पहचानो इनको कौन है। तो ये हैं हमारे, कौन है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को पूसा परिसर में राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया, देखो राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय राजधानी में स्थित दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी जीन बैंक है, ठीक है। जीन वगैरह ये पौधों वगैरह से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो कि पौधों के जीन होते हैं, तो उनकी क्या एक बैंक का उद्घाटन किया है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जीन बैंक है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश का एक किसान खेती की हर चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम है। हमारे किसान बिना किसी शैक्षणिक डिग्री के भी कुशल मानव संसाधन हैं। उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो पूसा, देखो ये कहाँ पर है, इसका ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा है ना, नई दिल्ली में विश्व के दूसरे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सहेजा जा सकता है। बैंक में 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित है। इनमें से 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। जापान के बाद यह दुनिया का दूसरे नंबर का बैंक है। तो पहले नंबर का बैंक कहाँ पर है? पहले नंबर का बैंक हमारा जापान में, दूसरे नंबर का बैंक कहाँ आ गया? हमारे भारत में। तो इस अनूठे संस्थान में एक से बढ़कर एक वनस्पतियों के प्लाज्मा संरक्षित हैं। ज़रूरत के अनुरूप संरक्षित प्लाज्मा से जहां वनस्पति की संबंधित प्रजाति फिर से विकसित की जा सकती है, वहीं इनकी मदद से नई प्रजातियों का भी विकास संभव है। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? देखो, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने करीबी सहयोगियों के साथ ताजिकिस्तान भाग गए और उनके जाने के बाद 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम कर ली है। देखो क्या हुआ, तालिबान ने हमारे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और उसने अब क्या बनाई है, हमारी 15 अगस्त 2021 को अपनी सत्ता कायम कर ली है। अब राज तालिबान ही चलाएंगे। काबुल में वैध शासन के पतन के बाद पूरी तरह से अराजकता फैली और काबुल में हामिद करजई हवाई अड्डे के माध्यम से अफगानिस्तान से भागने के लिए हज़ारों लोग एकत्रित हो रहे हैं। अमेरिकी सेना ने काबुल हवाई अड्डे का कार्यभार संभाल लिया है, जहां से सभी नागरिक वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं, क्योंकि दुनिया के अनेक देश अपने नागरिकों की निकासी जारी रख रहे हैं। भारत सरकार ने एयर इंडिया को काबुल से आपातकालीन निकासी के लिए 2 विमानों को स्टैंड बाय मोड पर रखने के लिए भी कहा है। एयर इंडिया की उड़ान AI-243 से 15 अगस्त को अफगानिस्तान से 129 फंसे हुए यात्रियों को भारत वापस लाए हैं या आए हैं। फिलहाल काबुल में सभी वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। ये देखो T20 वाला ICC T20 है वर्ल्ड कप। देखो इसका शेड्यूल जारी हो गया है, मैंने पहले भी बताया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 17 अगस्त 2021 को T20 विश्व कप 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण पहले भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन अब ओमान और UAE में किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप आगाज 17 अक्टूबर को होगा। खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। फ्रेंड्स देखो, इसके बारे में मैंने कई पहले भी बता दिया था, पहले भी मैंने पढ़ाया कि ये जो है वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर को होगा, जिसका खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। देखो आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि एग्जाम में आने लायक है। आगे चलते हैं। भारत 24 अक्टूबर को अपने अभियान का आगाज करेगा। उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। देखो पहला मुकाबला किससे होगा? उसका पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान से। सुपर 12 के मामले में 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। पहले राउंड के मुकाबले 17 अक्टूबर से खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 का पहला सेमीफाइनल अबू धाबी में 10 नवंबर को खेला जाएगा। देखो पहला सेमीफाइनल कहाँ खेला जाएगा? ये हमारा T20 वर्ल्ड कप का 2021 का पहला सेमीफाइनल अबू धाबी में 10 नवंबर को खेला जाएगा। देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये अच्छी खासी लाइन है, आने लायक है। जबकि
जबकि हमारा दूसरा सेमीफाइनल जो है कहाँ खेला जाएगा, 11 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। आगे चलते हैं। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन पहले भारत में प्रस्तावित था, तो कहाँ पे प्रस्तावित था, हमारा भारत में। लेकिन कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने UAE और ओमान में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ओमान की राजधानी क्या है हमारी, ओमान की राजधानी हमारी मस्कट, क्या है, मस्कट, ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट। और UAE संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, ठीक है। आगे चलते हैं। खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को रविवार को दुबई में खेला जाएगा। 15 नवंबर सोमवार को रिजर्व डे के रूप में रखा गया है। भारत शारजाह में एक भी मुकाबला नहीं खेलेगा। देखो, भारत कहाँ में नहीं खेलेगा, शारजाह में एक भी मुकाबला नहीं खेलेगा। भारत के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे खेले जाएंगे, ठीक है। जो भारत को जो समय मिलेगा वो 7:30 बजे का समय मिलेगा खेलने के लिए। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप का ऐलान पहले ही हो चुका था। पहले राउंड में 8 टीमें सुपर 12 में जगह बनाने के लिए खेलेंगी। अब देखो कौन कौन है इसमें, ये आएंगे आयरलैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका और नामीबिया को ग्रुप ए में रखा गया है। देखो कितने देशों को, 4 देशों को ग्रुप ए में रखा गया है। जबकि ग्रुप बी में कौन कौन से, एक हमारा ओमान, PNG, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीम को, ठीक है। अब हर ग्रुप की 2 टीमें ही दूसरे राउंड यानी सुपर 12 में प्रवेश करेंगी। तो ये जो बाइडेन है क्या कह रहे हैं, अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को हटाना सही फैसला। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया। उनका कहना है कि सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने उस फैसले को सही बताया जिसमें अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से हटाया गया। देखो ये हमारे एक फिल्मी कलाकार हैं आनंद, इनका जो है निधन हो गया है। इनके बारे में बात करते हैं। तमिल एक्टर आनंद कन्नन का निधन। तमिल स्टार आनंद कन्नन का निधन हो गया। वे 48 साल के थे। तमिल वीजे से एक्टर बनने की आनंद कन्नन पित्त नली के कैंसर से पीड़ित थे। कैंसर की वजह से ही आनंद कन्नन का 16 अगस्त 2021 को निधन हो गया। कब हुआ हमारा, 16 अगस्त 2021 को निधन हुआ है। आनंद कन्नन के निधन पर तमिल एक्टर्स और उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर बेहद दुख जताया है। कन्नन ने पिछले काफ़ी लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। आनंद 1990 के दशक से लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने कई लोकप्रिय तमिल शो होस्ट किए। उन्होंने कैरियर की शुरुआत सिंगापुर वसंतम टीवी से एक्टर और होस्ट के तौर पर की थी। बता दें कि आनंद कन्नन कई समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। अभिनेता से नेता बनी गायत्री रघुराम ने भी आनंद की मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा है कि इतना प्यारा इंसान जल्दी से चले गए। उन्होंने आगे कहा कि आनंद हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वे दूसरे के चेहरे पर भी हंसी ले आते थे। आनंद 1990 के दशक के फेमस एक्टर थे। उन्होंने कई तमिल शो भी होस्ट किए। उन्होंने कैरियर की शुरुआत होस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद सिंगापुर के एक म्यूजिक चैनल के साथ वीडियो की जॉकी के तौर पर काम किया। आनंद ने अधिसाया उलगम, मुलुल्लुम मलाराम और वेंकट प्रभु की फिल्म सरोजा में भी दमदार काम किया, जिसे हमेशा याद किया जाता है। आनंद के चले जाने के बाद उनके फैंस और कई सितारों ने भी शोक जताया है। आनंद कन्नन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2008 में वेंकट प्रभु की फिल्म सरोजा से की थी। देखो कौन सी फिल्म से शुरुआत की थी, फिल्म
सरोजा से। इस फिल्म में आनंद एक कैमियो के रोल में थे। इसके साथ ही आनंद कन्नन ने मुल्लुम मलरूम जैसी फिल्मों में भी काम किया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करें और हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद।